नमस्कार साथियों। मैं आपका दोस्त, आपका साथी, इलेक्ट्रो होम्योपैथी चिकित्सक आपका अपने YouTube चैनल में हार्दिक स्वागत करता हूं। साथियों, आज चर्चा के लिए मैंने इनवाइट किया है डॉक्टर सिकंदर जैन को। डॉक्टर सिकंदर जैन डॉक्टर मनीष पाटीदार जी की इलेक्ट्रो होम्योपैथी फैमिली के एक बहुत ही सम्मानित सदस्य हैं। डॉक्टर साहब मल्टी टैलेंटेड हैं। इलेक्ट्रो होम्योपैथी के साथ साथ और भी कई सारी चिकित्सा पद्धति अपनाते हैं, जिससे वो अपने क्षेत्र में इलेक्ट्रो होम्योपैथी का और अपना नाम बहुत तेजी से फैला रहे हैं, बहुत सक्सेस हैं। तो आइए जानते हैं डॉक्टर साहब से। डॉक्टर साहब, सबसे पहले आपका स्वागत है। और मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि हमारे दर्शकों को अपने बारे में बताएं। मैं डॉक्टर सिकंदर कुमार जैन हूँ, चेन्नई से हूँ, तमिलनाडु। अ, मेरी प्रैक्टिस ऐसे तो 2003 से चालू है। 19 साल हो गए, 19-20 साल हो गए इस फील्ड में। इलेक्ट्रो होम्योपैथी के क्षेत्र में मैं 7 इयर्स से हूँ। 7 इयर्स से हूँ, रबिसन फैमिली से जुड़ा था। काफी सारी रिसर्च करते 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 यहाँ पे पहुंचे हैं। इलेक्ट्रो होम्योपैथी काफी सारी कॉन्सेप्ट से गुजर चुके हैं। इलेक्ट्रो होम्योपैथी की टीचिंग कर चुका हूँ। काफी सारे स्टूडेंट्स जो इनिशियल स्टेज में ट्रेन कर चुका था, वो अभी मनीष जी के भी वेरी गुड फॉलोअर्स हैं। हम्म। अभी जैसे एजुकेशन, मनीष जी के जुड़ने का कारण, मेन कारण क्या होता है कि जैसे जहाँ पे बेसिक सिखाई जाती थी पहले खाली, जैसे डाइल्यूशन, ये है वो है, फिर ये फॉर्मूला कर दीजिए। उस लेवल के बाद हम लोगों ने एक एक प्लान्स पे चर्चा करना चालू किया। वो लेवल तक हम लोग टीचर्स को खोज रहे थे कि कोई इस फील्ड में ऐसा पार्ट पढ़ा है, मतलब दिल खोल के सब इंफॉर्मेशन शेयरिंग करने वाले। फिर मुझे उनके बारे में मालूम नहीं पड़ा, लेकिन मेरे 2 स्टूडेंट, 3 स्टूडेंट एक्चुअली मनीष जी से ऑलमोस्ट साल भर पहले कनेक्ट हो चुके थे। और मुझे फिर साल भर के बाद ही मालूम पड़ा कि मनीष जी क्लासेस लेते हैं। लेकिन मैं ऑनलाइन में उनकी क्लासेस काफी देख रहा था, तो वहां से उनका सिखाने का तरीका जो दिल खोल के होता है, वो बहुत ही पसंद आया। और बिना कोई झिझक बेझिझक हर चीज जो वो सिखाते हैं, एकदम फर्स्ट क्लास सिखाते हैं। टू द पॉइंट जाके सिखाते हैं, फॉर्मूलाज में एक नई नई चेंजेस लेके आते हैं, ट्रायल एंड एरर करते जाते हैं, तब जाके बहुत कम मैंने देखे हैं इस लेवल की नॉलेज रखना या इस लेवल का सीख देना। स्टूडेंट्स में भी उनसे अच्छे भी हो सकते हैं, लेकिन गुरु के लेवल पे जो इंफॉर्मेशन उनको जो देना है, वो एक अलग ही लेवल का था। इसलिए उनसे जुड़ा। फिर उनसे मैं ऑनलाइन तो नहीं आ पाता हूँ बिकॉज ऑफ प्रैक्टिस, लेकिन मैंने उनके सारे वीडियो, सारे क्लासेस मैंने ऑनलाइन खरीद चुके हैं। इवनिंग क्लास, मॉर्निंग क्लास, इनफर्टिलिटी क्लास, डायबिटीज क्लास, मेरे सारे बाइड हैं। मैं बाई करता हूँ, मैं क्लोसेस करता हूँ, कॉम्बिनेशंस पे वर्कआउट करता हूँ। कभी ये कॉम्बिनेशन सेट हुआ नहीं हुआ, लेकिन उनका जो फॉर्मूला देने का तरीका है, ही कंबाइन एवरीथिंग इनटू वन शॉट, ये बहुत ही अच्छा था। तो उससे प्रैक्टिस और बढ़ चुकी है, कॉन्फिडेंस लेवल और बढ़ चुका है। जैसे आज भी एक रिजल्ट है, 7 mm गाल स्टोन 3-4 मंथ्स के अंदर टोटल निकल गया, फैटी लिवर ग्रेड 2 से ग्रेड 1। ये सब पॉसिबिलिटी सिर्फ इलेक्ट्रो होम्योपैथी से पॉसिबल है। एक्यूपंक्चर करते हैं, काफी सारी चीजें करते हैं, लेकिन इलेक्ट्रो होम्योपैथी जो जादू करता है वो और कोई चीज नहीं कर पाता है। इसको सिर्फ समझना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, और जो समझ गया वो इस फील्ड में उसको आगे बढ़ने में कोई नहीं रोक सकते हैं। यस सर। जी सर। सर, पहली बात तो मुझे ये जानकर अभी मुझे पता लगा कि आपने टीचिंग भी की है इलेक्ट्रो होम्योपैथी की। तो मैं आपको फिर से एक बार यस बधाई सर। देना चाहूंगा, क्योंकि आपने अपने लेवल पे इलेक्ट्रो होम्योपैथी को आगे बढ़ाने का बहुत प्रयास किया है और कर रहे हैं। देखिए, सबसे बड़ा यस सर। सर होता है कॉन्फिडेंस। आज आपका कॉन्फिडेंस उस लेवल पे पहुंच चुका है कि आप इलेक्ट्रो होम्योपैथी को आगे ही बढ़ाते ले जाएंगे। यस। उसके यस। लिए आपको बहुत बहुत हाँ जी। शुभकामनाएं सर। अच्छा सर,
थैंक दूसरी चीज मैं जानना यू। यस। चाहूंगा कि आप इलेक्ट्रो होम्योपैथी के साथ साथ और क्या क्या करते हैं, ताकि देखिए इलेक्ट्रो जैस होम्योपैथी हाँ। में और ज्यादा रिजल्ट बढ़ाने के लिए हम लोग और क्या क्या इसके साथ यूज कर सकते हैं। जैसे इलेक्ट्रो होम्योपैथी, अभी जो मेरा जो मेजर प्रोफेशन है, बाय प्रोफेशन में फिजियोथेरेपिस्ट हूँ, फिजियोथेरेपी में गोल्ड मेडलिस्ट हूँ। बोन सेटिंग, हड्डियों को सेट करना, उससे पेन निकालना, उनको वापस एक नई जिंदगी देना मेरा काम। न्यूरो हो जाए, ऑर्थो हो जाए, इस दोनों फील्ड में हर किसी को एक नई जिंदगी, इसलिए चीजें सीखते हैं। ऑलमोस्ट 51 डिफरेंट थेरेपी सीख चुके हैं। लेकिन जब इलेक्ट्रो होम्योपैथी की बात आती है, इलेक्ट्रो होम्योपैथी में मेडिसिन एक रूप करता है। इलेक्ट्रो होम्योपैथी से अगर आपको 200% रिजल्ट लेना, नॉट 100, अगर 200% रिजल्ट लेना है, इलेक्ट्रो होम्योपैथी काम कहाँ पे करेगी? सेल्स के लेवल पे करती है। और सेलुलर जो लेवल है, एटॉमिक लेवल भी बोल दीजिए, इलेक्ट्रोमोबिलिटी नैनो पार्टिकल्स से होता है। जब एटॉमिक लेवल तक काम करती है, एटॉमिक लेवल किस किस चीजों से डिस्टर्ब हो चुका है या हो सकता है अगर हम देख लें, तो अगर उस चीजों पे अगर हम फोकस करें, तो हम हर बीमारी को जड़ से निकाल सकते हैं। एटॉमिक लेवल में क्या क्या चीजें होगी? पेशेंट का इमोशंस वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होता है, पेशेंट्स के इमोशंस। बिकॉज फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी को माइग्रेन का प्रॉब्लम है और उस बंदे को गुस्सा ज्यादा आता है और डाइजेशन की डिस्टरबेंसेस है, बिकॉज हमें मालूम है माइग्रेन का जो जड़ है वो लिवर है और कोई ऑर्गन नहीं है। माइग्रेन का जो जड़ है पित्त है। पित्त की जो नाड़ी है ये ऊपर तक चलती है, जैसे पित्त का नाड़ गाल ब्लैडर मेरिडियन एक्यूपंक्चर में ऊपर तक जाता है। अगर हम लिवर को सही हिसाब से ठीक कर लें, जैसे लिवर का इमोशन हो गया एंगर, लिवर क्या है? आइस। जैसे धूप में जाते हैं, माइग्रेन हेडेक हो गया। गुस्सा ज्यादा आता है, आवाज पसंद नहीं आती है माइग्रेन पेशेंट्स को। ओके, और जनरली माइग्रेन में जैसे लिवर जब डिस्टर्ब होता है, वुड का तत्व है, तो पेन इधर से उधर डिस्ट्रीब्यूट, कभी राइट आया कभी लेफ्ट आया, और वॉमिटिंग सेंसेशन रहती है। तो हम अगर माइग्रेन को सिर्फ नर्व्स पेन ना देखें, अगर उसके रूट कॉज को समझने की कोशिश कर लें, तो रूट कॉज में क्या आ गया? लिवर। लिवर के लिए तो हमने S5 दे दिया, C10 दे दिया, उसके साथ कॉम्बिनेशन बना ले, दैट इज ओके। ओके, नाउ ये तो एक ऑप्शन होता है, आपने एक एटॉमिक एनर्जी दी, वो जाके एटॉमिक सेलुलर लेवल पे काम किया। लेकिन अगर वो बंदा अपने खान पान, आहार विचार, मेरा तो यही रूल रहता है, केमिकल बैलेंसिंग, फिजिकल बैलेंसिंग, मेंटल बैलेंसिंग। केमिकल बैलेंसिंग अपनी हम जब समझते हैं, काफी लोग समझते हैं केमिकल बैलेंसिंग सिर्फ दवाइयों से होती है। केमिकल बैलेंसिंग सिर्फ दवाइयों से नहीं होती है। एक केमिकल लोचा करके एक कॉमन टर्म बोलते हैं हम लोग, बहुत कॉमन टर्म है, केमिकल लोचा। केमिकल लोचा इज व्हाट? केमिकल इम्बैलेंसिंग ऑफ द ब्रेन रिसेप्टर्स। न्यूरो रिसेप्टर्स जो ब्रेन के होते हैं, वो जब डिस्टर्ब हो जाते हैं, तो आदमी इमोशनली डिस्टर्ब हो जाता है। तो ये केमिकल इम्बैलेंस इमोशनल डिस्टरबेंस को भी क्रिएट करता है। अगर हम सिर्फ दवाई पे फोकस करें, उनका पेन तो कम होगा, लेकिन इंटरवेंशन क्या होगा? हर महीने में जो 5 बार आती है, 4 बार आएगी, 4 बार आती है, 3 बार आएगी, लेकिन उसको जड़ से निकालना है। तो हमें इमोशंस, उनके एंगर मैनेजमेंट क्या है, उसके लिए हम क्या दवाई दे सकते हैं या उनसे बात कर सकते हैं? बात करना है तो कैसे बात करना है? अगर ये ऑप्शन हम बना लें, देन इट विल बी इजी, इमोशनल बैलेंसिंग हो गया। और हर एक बीमारी मेटाबॉलिज्म से कैसे भी कनेक्ट हो ही जाता है। तो मेटाबॉलिज्म से अगर आपको डील करनी है, अपने मेटाबॉलिक ड्रॉप्स आ गए, या S1 बिफोर फूड, S10 आफ्टर फूड, सबसे बेसिक फॉर्मूला हो गया मेटाबॉलिज्म का। बट इसके अलावा अगर बंदा अपने शरीर को हिलाएगा डुलाएगा नहीं, वो केमिकल जो हम दे रहे हैं वो मूव कैसे होगा? सो कॉम्बिनेशन, अगर इलेक्ट्रो होम्योपैथी में और अच्छा आगे जाना है, चीजें जहाँ पे हमें फोकस करनी पड़ेगी, इमोशनल बैलेंसिंग। एक बंदे को, एक पेशेंट को या अपने वेल विशर को कैसे हम इमोशनली सेटिस्फाई कर पाए, और उनको उस रोग के हिसाब से क्या क्या एक्सरसाइज करा पाए, तब रिजल्ट सुपरबली मिल सकता है। हाँ जी सर। जी सर। मतलब मनीष सर भी एक जी चीज जी। बोलते हैं क्लास में अपने सभी स्टूडेंट को कि किसी भी बीमारी का पहले लिंक ढूंढो, उसका कारण क्या है, लिंक कहाँ कनेक्ट हो रहा है। क्योंकि अगर हम केवल बीमारी के पीछे लगे रहेंगे तो हो सकता है उसे रिलीफ मिल जाए, लेकिन वो क्योर नहीं होगी जब तक हम उसके काउज को, मतलब उसके कारण को खत्म नहीं ह- करते। हमें एक सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता है, फिर हमें जो सेटिस्फेक्शन चाहिए,
एज ए डॉक्टर, वो सेटिस्फेक्शन कहीं ना कहीं रुक जाती है, फिर हम खोज के लिए निकल जाते हैं। यस। जी जी। हाँ जी सर। तो सर जो हमारे नए चिकित्सक हैं, आप अपनी तरफ से उन्हें हाँ क्या जी। एडवाइज करना चाहेंगे कि वो इलेक्ट्रो होम्योपैथी में, देखिए मैंने, मेरी बहुत सारी डॉक्टरों से बात होती है, नए चिकित्सकों के अधिकतर मेरे पास कॉल आते हैं, क्योंकि देखिए सीखने की कोई उम्र नहीं होती, हम भी सीख रहे हैं डेली, हर किसी से बात करते हैं कुछ नया सीखने के लिए मिलता है। तो बहुत सारे डॉक्टर हमारे ऐसे हैं कि जो ईएच को छोड़ चुके हैं किसी भी कारण से, लेकिन अब पिछले 2 4 5 साल में टेक्निक हम्म। का या आप ये कहें कि जो नए नए ऑनलाइन उन लोगों को पता लग रहा है कि जी इलेक्ट्रो होम्योपैथी में अब कितने अच्छे रिजल्ट आ रहे हैं, हम भी अपने लेवल पे प्रयास कर रहे हैं लोगों तक ये बात पहुंचाएं कि हाँ इलेक्ट्रो होम्योपैथी सक्सेस है, जहाँ पे एलोपैथी हाथ खड़े कर देती है। जैसे अभी आपने बताया गाल स्टोन, एलोपैथी तो डंके की चोट पे कहती है जी ऑपरेशन के बगैर हो ही नहीं सकता। और नहीं हमारे हो सकता है। जितने भी सीनियर डॉक्टर्स हैं, जितने भी हमारे गुरु हैं, जैसे कि अभी आपने बताया डंके की चोट पे वो निकालते हैं। यस। तो सर हमारी भी मेरे अब हिसाब से यस। समाज में एक जागरूकता फैलाने की, इलेक्ट्रो होम्योपैथी को हम लोग मतलब शर्म ना करें इस चीज में कि भाई हम इलेक्ट्रो होम्योपैथी चिकित्सक हैं, और उसे बिल्कुल स्ट्रोंग तरीके से पेशेंट का सही जानकारी होने के तरीके से उसका अगर ट्रीटमेंट किया जाए तो इलेक्ट्रो होम्योपैथी बहुत अच्छी चीज है। सर आप यस। नए जो चिकित्सक हैं हमारे, या पुराने जो इलेक्ट्रो होम्योपैथी को छोड़ के एलोपैथी या कुछ और कर रहे हैं, आप अपनी तरफ से क्या उन्हें एडवाइस देना चाहें? मेन एडवाइस क्या रहेगा सर? पढ़ने का तरीका। मेरे मनीष जी के जुड़ने का कारण यही था कि उनको पढ़ाने का तरीका काफी अच्छा है। जैसे एक टीचर, कभी क्या होता है कि जैसे एक टीचर दूसरे टीचर से भेदभाव रखते हैं कि वो क्या ज्यादा सिखाएंगे, ये क्या ज्यादा सिखाएंगे। स्टूडेंट, अगर हम जिंदगी सिर्फ स्टूडेंट बन के समझें, अगर हम जिंदगी भर स्टूडेंट ही बने रहें, तो हमें बहुत चीज सीखने को मिल जाती है। तो फर्स्ट रूल यही होगा स्टूडेंट्स को कि आप लाइफ टाइम स्टूडेंट्स ही बने रहिए। आप कभी टीचर की पोजीशन में मत आइए। यस, नॉलेज शेयरिंग करिए सबसे, लेकिन गुरु एक ही होते हैं, जो हैं वो हैं। गुरु वे हैं क्योंकि उन्होंने काफी सारी चीजों को कंबाइन करना, चाहे डाइल्यूशन के काफी लेवल लेके आए हैं। काफी लोग अभी भी D4 D5 D6 लेवल तक हैं, लेकिन रिजल्ट्स मिलने में दिक्कत हो रही थी। तो रिजल्ट्स जैसे जैसे आपने डाइल्यूशन के डिफरेंट मेथड्स देना, हमें लास्ट में वही है, D4 D5 D6 पे ही आते हैं। लेकिन शुरुआत कैसे करें, रिजल्ट्स कैसे दें, इंस्टेंट रिजल्ट कैसे दें, वहां पे हमें डाइल्यूशन को फिर आगे बढ़ानी पड़ती है। जहाँ 100 हो गया, 200 हो गया, 500, 5000, 10,000 तक भी आ गया। तो डाइल्यूशन को कहाँ पे कैसे यूज करें, ये सेकंड। सो फर्स्ट थिंग इज, इन लाइफ आप स्टूडेंट ही बने रहो, कभी गुरु बनने की कोशिश मत करना। फर्स्ट पॉइंट, क्योंकि मैं ये नहीं, कभी नहीं करता हूँ। स्टूडेंट हूँ, स्टूडेंट ही रहेंगे। सेकेंड पॉइंट, डाइल्यूशंस के हर रूप को समझने की कोशिश करना। डाइल्यूशंस और डोसोलॉजी, अगर इस चीज में आप मार खा गए, इलेक्ट्रो होम्योपैथी आपको 100% छोड़नी पड़ेगी, क्योंकि रिजल्ट्स नहीं आएंगे। आप अपनी कोशिश पूरी जारी रखिए कि डाइल्यूशंस को समझिए। D1 D2 D3, इस फार्मा की दवाई लेते हैं तो उसको तोड़ना कैसे है, उस फार्मा की दवाई लेते हैं तो उसको तोड़ना कैसे है। ये तोड़ने का काम और डाइल्यूशन बनाने का काम, ये हमें सही अंदाज से आ गया तो दवाइयों को अच्छी तरह से यूज कर सकते हैं। फर्स्ट पॉइंट। डोसोलॉजी, किसको पॉजिटिव दें किसको नेगेटिव डोज दें, ये कैसे मालूम पड़ेगा? क्योंकि अभी अगर मैं सिखाना चाहूँ, जैसे मेरा एक छोटा सा वीडियो है, अगर उस वीडियो को देखेंगे तो जो 38 मेजर रेमेडीज है, वो 1 घंटे में आप सीख जाओगे कि उसको कैसे ठक 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 यूज करें। बट उसको सिर्फ यूज करना सीखोगे, लेकिन किस पेशेंट के लिए कैसे देना नहीं सीख पाएंगे। इसे जब उन्होंने, मनीष जी ने जैसे 16 वीक्स का, 16 मंथ्स का जो क्लास प्लान किया, ही इज गोइंग स्टेप बाय स्टेप। कि फर्स्ट उन्होंने प्लान्स के बारे में पहले समझिए कि डिजीजेस क्या होती है, एक डिजीज का कारण क्या होती है। फीवर में, फीवर तो बोल दिया, फीवर के लिए F1 S10 L1 YE कोई भी कॉम्बिनेशन में आप दे दो, कहीं ना कहीं रिजल्ट आ जाता है। लेकिन फीवर में होता क्या है अंदर? इन्फ्लेमेशन की प्रक्रिया होती है एक। फीवर में टेम्परेचर रेज हो जाता है दो। फीवर में सिस्टम, कहीं ना कहीं बॉडी उसको फाइट कर रहा है।
लेकिन फाइट किसके लिए कर रहा है वो हमें देखना पड़ेगा कि कारण क्या है। तो सब चीज का, डिजीज का पैथोलॉजी समझने की कोशिश करेंगे, तो डिजीज के रूप को समझना कोशिश करेंगे ना, इस रूप में ये बढ़ गया है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, एक कैंसर में गांठ गीली है और किसी की कैंसर की गांठ कड़ी है, तो दोनों अलग रूप हो गए। तो गांठ जब कड़ी हो जाती है तो हमें क्या डाइल्यूशन देना चाहिए, गीली अवस्था में है तो क्या डाइल्यूशन देना चाहिए, इन्फ्लेमेशन हाई है तो क्या डोसेज दें। क्रॉनिक डिजीजेस, फॉर एग्जाम्पल किसी की डायबिटीज है, वो बोल रहा है मैं 15 साल से डायबिटिक हूँ, लेकिन हमारे पास जब आता है 1-2 महीने से उसकी लेवल बढ़ रही होती है, दो ही इज ए क्रॉनिक पेशेंट, लेकिन अभी उसकी तीव्र गति में है डायबिटीज, अप डाउन है, कंट्रोल नहीं हो रही है, दो क्रॉनिक डिजीज है, उसको सब अक्यूट या अक्यूट फेस में मान के चलेंगे। अगर हम डिजीजेस, बीमारी को सही हिसाब से समझ लें कि क्या रूप में है, तो डोज देना बहुत इजी हो जाएगा। पॉजिटिव डिजीज में नेगेटिव क्यों दें, नेगेटिव में पॉजिटिव क्यों दें, जब मैं डोज दे रहा हूँ तो ये क्या काम करता है। कभी कभार फॉर एग्जाम्पल हमें नर्व्स को टोन अप करना पड़ता है। अगर नर्व्स को टोन अप करना पड़े, मैं आरी को समझ लीजिए मैं हाई पॉजिटिव डोज में दे दूं, वो नर्व्स को तो टोन अप करेगा, लेकिन अगर वो हाई बीपी का पेशेंट है, तो आरई हाई बीपी में स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव डोज में उनके लिए फायदा रहेगा कि नहीं रहेगा, ये सोच लाना आपके लिए नेक्स्ट सीख रहेगी। जो मैं डोज दे रहा हूँ वहां पे सेफली कैसे वर्कआउट करेंगे। बंदा हाई बीपी का है और हमें नर्व्स को टोन अप करा है, कहाँ हम एप्लीकेशन मेथड में हम ज्यादा चले जाए, एक्सरसाइजेस धीरे धीरे दें, आ रही हमें लानी है तो उसके हिसाब से स्टेप बाय स्टेप। जैसे आ रही है अगर आप D10 में दे रहे हो, तो वहां पे एक बार नाप के देख लीजिए क्या आ रही देने के बाद उनका बीपी बढ़ा तो नहीं है। हम आ रही D5 में तक ला रहे हैं, तो हम ऐसे जब चेक करते हैं तो सही डोज पेशेंट्स को जाती है। तो ये मेन को बनाए रखिए। फर्स्ट पॉइंट, डोसोलॉजी डाइल्यूशन को कितना हद तक पढ़ सकते हो आप, उतना हद तक पढ़िए। थर्ड पॉइंट, इलेक्ट्रो होम्योपैथी की पढ़ाई करने के लिए कभी भी खर्चे के बारे में मत सोचिएगा, क्योंकि आपकी लड़ाई किनसे हो रही है, जो खर्चा करके पढ़ रहे हैं। और हम क्या सोचते हैं, और हम जब सोचते हैं कि जैसे हमारे एक 4 दिन का क्लास अटेंड कर लिया, 15 दिन की क्लास कर ली, 2 महीने का क्लास अटेंड कर लिया, हम इक्वली बैठ रहे हैं। इक्वली जब बैठ सकते हैं जब आपकी नॉलेज उनके लेवल की इक्वली बराबर हो सके। तो उसके लिए आपको जितना पढ़ सकते हैं, आप जिस लेवल का पढ़ सकते हैं, जितनी एक बीमारी लेके भले ही उसी ऑर्गन के बारे में पढ़िए, लेकिन उस बीमारी को जितना आप समझ सकते हो उतना समझने की कोशिश करिए, तब जाके चीजें बैलेंस हो पाएगी। नहीं तो हमें प्रोफेशन छोड़ने की नौबत कहाँ आती है, जिन्होंने पढ़ाई के लिए दिक्कतें आई, जो समझते हैं कि मुझसे इतनी सारी पढ़ाई नहीं हो सकती है। काफी सारे टीचर्स, हमारा प्रोफेशन, सर की आंसर, सर के क्लासेस आप करते जाइए, पढ़ते जाइए। सिंप्लीफाइड मेथड में काफी लोग भी सिखा रहे हैं, सीखने में कोई हर्जा नहीं होनी चाहिए। सीखने जितना आप सीख सकते हो, एक डिसीज को जब परखने लग गए, देन उसका रेमेडी देना तो बहुत सिंपल है। कितनी दवाइयां हैं, 38 दवाइयां हैं ना, ओनली 38 मेडिसिन है, और उसके बाद भी मैं डीपली पढ़ूं, कितना है, सिर्फ 114 प्लांट है। 114 प्लांट अगर आपने जांच लिया, जान लिया। जैसे S1 को हम यूनिवर्सल रेमेडी क्यों बोला, S1 में 9 प्लांट्स है, तो 9 प्लांट्स क्या करता है। अगर ये 9 प्लांट्स, 114 प्लांट जिस दिन आप अंडरस्टैंड नहीं कर लेंगे, तो S1 कब देना, S2 कब देना, S10 कब देना की क्लैरिटी नहीं मिलेगी। तो हम कौन छोड़ के जाते हैं, इट्स नॉट लाइक जो पढ़ाई के लिए डर जाते हैं वो छोड़ के जाते हैं। पढ़ाई में डरना नहीं, ठीक है, एक बार में नहीं चढ़ा, 2 बार चढ़ेगा, 3 बार में चढ़े या 4 बार में चढ़ेगा, 4 बार में चढ़ने दीजिए ना, अर्जेंट क्या है। क्योंकि हम थोड़ा सा वक्त दे दें अपने आप को पढ़ाई में, तो बहुत अच्छा रिजल्ट कर सकते हैं हर यंगस्टर्स। क्योंकि हम जितने ज्यादा मेंबर्स इस फील्ड में आएंगे, उतनी ज्यादा स्ट्रेंथ बढ़ेगी, उतनी ज्यादा मान्यता प्राप्त हो सकती है। क्योंकि मान्यता के लिए सिर्फ एक ही रूल पे आके अटका है, सब लेवल पे क्लियर हो चुका है, एक रूल पे आके अटका है, आप इसको साइंटिफिकली प्रूव करो। अभी एटॉमिक लेवल पे करना है, साइंटिफिकली करना है, जैसे रिजल्ट्स आ रहे हैं, रिजल्ट्स को आप लोग साइंटिफिकली रिकॉर्ड करेंगे। जैसे काफी सारे रिसर्च पेपर पहुंच चुके हैं, फिर भी वो सेटिस्फाइड नहीं है। हमें उस सेटिस्फेक्शन लेवल तक लानी है। हमें
वो सेटिस्फेक्शन लेवल जब तक गवर्नमेंट को नहीं ला देते हैं, आईडीसी इस चीज को एक्सेप्ट नहीं करेंगे, लेकिन तब तक उस सेटिस्फेक्शन लाने के लिए हमें ज्यादा से ज्यादा लोग चाहिए, ट्रस्ट चाहिए। जैसे आज मैं करता हूँ, मैंने सिर्फ अभी जो मेरी रेमेडीज रहती है सिर्फ ईएच रेमेडीज रहती है। घर की चीजें मैं इक्वली एक्सप्लेन करता हूँ, घर में क्या चीज ले सकते हो आप, अपने आप को किस चीज से दूर रखना है। खान पीन मेन चीज रहता है और उस पे हमारा ज्यादा फोकस रहता है। मतलब मेरा रूल ये रहता है, अगर मैं किडनी डिजीज हैंडल करूँ, सॉल्ट नहीं लेना है मतलब नहीं लेना है। सर मैं थोड़ा ले लूं, बोले जिस दिन आपको छोड़ने का मन करे उस दिन आ जाना ट्रीटमेंट के लिए, उसके पहले मत आओ। जिस दिन आपको कराना है, ट्रीटमेंट रियली कराना है, मेरी रूल्स आप फॉलो कर सकते हो, माइंड से, इमोशन से, एक्सरसाइज से, उस दिन हम ट्रीटमेंट चालू करेंगे। जब हम ये ऑप्शन पेशेंट को देते हैं तो ही बिकम वेरी क्लियर कि डॉक्टर साहब क्लियर है कि इनको क्या करना है। हमें ठीक है, ये इतने स्ट्रांगली जब बोलते हैं, आहार को कैसे बैलेंस करना है वो देखना पड़ेगा। तो आप ये चीजों पे ज्यादा फोकस करिए, सिर्फ ईएच ही काफी है। आहार विचार इस पे आप क्या कर सकते हो, इस पे ध्यान दीजिए, मोर देन सफिशिएंट हो जाता है। हाँ जी सर। जी सर। डॉक्टर साहब, मैं अब ये जानना चाहूंगा कि आप किस किस डिजीज पे आप काम कर रहे हैं, और क्या, अगर जैसे हमारे व्यूअर लगभग ऑल इंडिया के हैं, तो अगर कोई पेशेंट आपके आपसे ट्रीटमेंट लेना चाहे, तो क्या ऑनलाइन भी आप उन्हें सलाह देते अम, हैं, या उनका ट्रीटमेंट ऑनलाइन आप चालू कर सकते हैं, मेडिसिन आप कोरियर द्वारा से भिजवाने की व्यवस्था कर सकते हैं? यस सर, एक मिनट सर, अभी जो भी दिया था सारा दे। कुरियर की फैसिलिटी जैसे रोज मेडिसिन कुरियर होती है, कुरियर इज नॉट ए प्रॉब्लम एट ऑल, थ्रू आउट इंडिया जाती है मेडिसिन। फर्स्ट पॉइंट। सेकेंड पॉइंट, डिजीजेस में जो मेजर फोकस रहता है, जैसे कोई भी प्रॉब्लम रिलेटेड टू डाइजेस्टिव ट्रैक्ट हो जाए, डाइजेस्टिव सिस्टम से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम रह जाए, गैस बनना, एसिडिटी बनना, डिस्टरबेंस होना, ये फर्स्ट पॉइंट। मेजर मेरा जो मेजर होल्ड रहता है, जो सबसे स्ट्रांग काम किया है जिसपे, डायबिटीज, रीनल फेलियर। जैसे मैं और मेरे मिसेस हम दोनों ही साथ में काम करते हैं, तो मिसेस इनफर्टिलिटी और गायनोकोलॉजी पे ज्यादा काम करती हैं, मैं डायबिटीज, कैंसर, रीनल फेलियर, गैस्ट्रिक, इस चार चीज पे मेरा फोकस बहुत ज्यादा रहता है, क्योंकि इस पे होल्ड कर चुका हूँ। इसमें फूड हैबिट्स क्या है, आहार कैसे रहना है, पैटर्न बन चुका है इस चीजों के लिए। तो ये चीजें अवेलेबल इजीली हो सकती है। अदरवाइज एक ऑप्शन मैं दे सकता हूँ कि मनीष जी से जुड़ने के बाद, मैं ग्रुप में अभी एक्टिव कभी हुआ नहीं हूँ, लेकिन एक ऑप्शन दे सकता हूँ, कहीं रिपोर्ट्स आपको लगे कि कोई भी किसी के पास सर्जिकल कंडीशन है, डॉक्टर्स की राय लेनी है, तो आप लोग बेझिझक रिपोर्ट्स भेज सकते हैं। मैं रिप्लाई मैक्सिमम शाम तक कर देता हूँ, उसका कोई कंसल्टेशन नहीं, उसका कोई चार्जेस नहीं है। क्या डिसीजन आपको लेना है इस स्थिति में, बोन बाहर निकला, बोन टूट गया है, नर्व्स डिसऑर्डर है, ये प्रॉब्लम है, ये डिजीज है, इसमें हम क्या कर सके, हर चीज का गाइडेंस आप लोग बेझिझक हमसे ले सकते हैं। उसमें कोई चार्जेस वगैरह नहीं, क्योंकि कुछ कुछ चीजें होती है जिसकी चार्जेस नहीं होती है, वो मूल्य नहीं होता है। वहां पे मुझे सिर्फ नॉलेज गाइडेंस देना है कि आप यहाँ पे ये चीज जाओ, उसके लिए कुछ भी नहीं होता है। अदरवाइज मेडिसिन थ्रू आउट इंडिया फॉर एनी डिजीज, लेकिन 5 डिजीज ये हमारे लिए प्रोमिनेंट, इनफर्टिलिटी है, डायबिटीज है, कैंसर, रीनल फेलियर, गैस्ट्रिक, ये 5 मेरा ईएच पे स्ट्रांग होल्ड रहता है। तो इसी पे ही हम लोग बारी बारी फोकस करते हैं। हाँ जी सर। जी डॉक्टर, मैं अपने सभी देखने वालों को और अपने जो डॉक्टर हैं हमारे ईएच के, उन्हें भी एक बात कहना चाहूंगा कि अगर आपको कोई चीज समझ में नहीं आ रही है किसी भी डिजीज के बारे में, तो आप डॉक्टर साहब का नंबर मैं नीचे डिस्क्रिप्शन लिंक में भी दे दूंगा। आप हमारे वीडियो पे भी डॉक्टर साहब का नंबर चल रहा होगा, सिकंदर जैन साहब का। तो आप उन्हें कॉल करके अपॉइंटमेंट ले सकते हैं, कुछ फीस पे करके। डॉक्टर साहब से आप एडवाइस ले सकते हैं कि हमें इस केस में क्या करना चाहिए। और अगर कोई मरीज है जो डॉक्टर साहब ने बताया कि वो डायबिटीज पे, रीनल फेलियर पे और आपका गैस्ट्राइटिस पे बहुत अच्छा काम करते हैं, तो अगर उस तरीके का कोई भी मरीज है, वो डिस्क्रिप्शन लिंक से
डॉक्टर साहब का नंबर ले लें, या आप हमें भी कॉल करके डॉक्टर साहब का नंबर ले सकते हैं, या डॉक्टर साहब से एडवाइस अगर कोई लेना चाहता है और डॉक्टर साहब से बात नहीं हो पा रही है तो आप मेरे नंबर पे मुझे रिपोर्ट भेज दीजिए और मैं डॉक्टर साहब को वो रिपोर्ट भेज दूंगा। तो डॉक्टर साहब, बहुत बहुत धन्यवाद आपका समय देने के लिए। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, आशा थैंक यू। करता हूँ जल्दी हम डायबिटीज पे या रीनल फेलियर पे किसी एक सब्जेक्ट पे दोबारा से बात करेंगे। जरूर सर, जरूर सर। समय और देने मनीष के जी के लिए मीटिंग सर। पे मीट ही कर रहे हैं हम लोग। बिल्कुल सर, हम आ रहे बिल्कुल। हैं सर। जी, यस सर, यस सर। बहुत बहुत थैंक यू धन्यवाद। सर, थैंक यू, नमस्कार सर। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल का आइकन दबाएं। वीडियो अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।